वेलकम एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक है करंट डेंसिटी ले लेते हैं। आप देखेंगे कि हायर ऑर्डर फिजिक्स में अगले हायर क्लासेस में आपको करंट के बदले में करंट डेंसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कि ये मोर इम्पॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन करंट। वहाँ पर ज़्यादा यूज करंट डेंसिटी का ही होता है। ऐसा क्यों, वो आगे आप कुछ समझ जाएंगे। तो फिलहाल हम करंट डेंसिटी के बारे में बताएंगे। अभी जो पिछले लेक्चर में हमने करंट का डेफिनेशन बताया था, दैट करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज through a cross section, through any cross sectional area divided by time। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो डिफरेंट हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मान लिया हमने यहाँ पर एक कंडक्टर बनाया, ये कंडक्टर, अब ये कंडक्टर यूनिफॉर्म शेप का है, इसका क्रॉस सेक्शन जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है, उतना ही यहाँ पर भी है। तो जितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन में होगा उतना ही यहाँ पर होगा पर यूनिट टाइम, उतना ही यहाँ पर भी होगा पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर ये सेम रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा भी हो सकता है। ये भी क्रॉस सेक्शनल एरिया एक है, या एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा भी हो सकता है। थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जरूरी नहीं कि क्रॉस सेक्शन आपने इसका ऐसा बनाया या यहाँ पर ऐसा है, नहीं, ये क्रॉस सेक्शन इसको भी ले लेंगे, ये भी यही होगा। हमारे पास करंट का मतलब ये है कि किसी भी टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन में एरिया उसका सेम होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम कहेंगे करंट। यहाँ पर अगर देखेंगे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना सा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस एरिया में और इस एरिया में अगर ये एरिया सेम है, इनका एरिया सेम है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है, अगर सेम करंट फ्लो होता है तो हम कहेंगे करंट सेम है। तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है कि आप शेप ऑफ द एरिया कैसे लोगे, सरफेस, वो जो एरिया जो है उसका शेप कैसा है, वो क्या सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या ट्रायंगुलर है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कि ऐसा है कि बस हमें ये देखना है कि एक एरिया में, यूनिट एरिया में कितना ये करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उसको हम कहेंगे करंट। तो यहाँ पर शेप ऑफ द करंट, ये क्रॉस सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होना वो सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे दो क्रॉस सेक्शन का एरिया जो सेम है। अब एक कंडक्टर ले लेते हैं हम, जिसका शेप मान लीजिए ऐसा है। ये एक कंडक्टर है। यहां पर देख लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इट इज डिफरेंट एज दैट ऑफ हियर। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर ये है, मान लो ये बी है, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये सी। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट है इस तरह के कंडक्टर में। अब यहां से जो करंट फ्लो होगा दैट शुड बी सेम एज दैट फ्लोइंग थ्रू एट पॉइंट सी। जितना यहां पर करंट फ्लो होगा उतना ही यहां पर भी होगा, उतना ही यहां पर भी होगा, जब हम इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो को ये अप्लाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि करंट यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर और ज्यादा है या कम है। हाँ, एक चीज में फर्क है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ करंट डिफरेंट होगी। एट दिस पॉइंट डेंसिटी ज्यादा होगी, एट दिस पॉइंट डेंसिटी कम होगी, और यहाँ पर इंटरमीडिएट होगी डेंसिटी ऑफ करंट। अब डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी इज द current flowing per unit area, ये करंट डेंसिटी जो है
अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। इसलिए ये जो हम इसको लेते हैं, हम देखते हैं कि एक पॉइंट पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस पूरे एरिया में नहीं कि हम देखेंगे इस पॉइंट पर कितनी करंट फ्लो हो रही है। सो करंट डेंसिटी इज ए पॉइंट रिलेटेड फंक्शन टर्म, क्योंकि यहां पर देखिए एरियाज डिफरेंट है, हम पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं कितना करंट डेंसिटी है। ठीक, तो हम इस करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं J से। इट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, और हम लिख सकते हैं J इज इक्वल टू I डिवाइड बाई A इफ A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दूसरी बात इस करंट डेंसिटी की क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी J is a vector quantity. Its direction is direction of the area. अब एरिया फिजिक्स में, अब आप याद रखें कि फिजिक्स में हम एरिया को हम एक वेक्टर क्वांटिटी देते हैं, और उसका जो सपोज एक एरिया है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी द आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस एरिया सरफेस। ठीक, इसलिए हाँ, करंट डेंसिटी जो है J, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। J को हम वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं, और इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ द एरिया। अब एरिया का डायरेक्शन क्या लेते हैं, देखिए आप यहाँ पर सपोज यही कंडक्टर ले लेंगे हम, ये जो है ये वाला कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, यहाँ पर इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये दे दिया हमने इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो इधर होगा ऐसे, ये होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑन द सरफेस एरिया, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस डायरेक्शन में इसका, यहाँ पर देखिए, जहां पर हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दिया इसका हमने परपेंडिकुलर, इस आउटवर्ड परपेंडिकुलर ये दे दिया, तो यही इसका डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, तो J जो है इट इज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब एक और बात देख लीजिए, अगर ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम है, हर जगह हर पॉइंट पर सेम है, तो हम ले लेंगे दिस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया है, करंट बाय एरिया। लेकिन अगर इस तरह का कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट है, ऐसे मान लीजिए ये इस तरह का एक कंडक्टर है, यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसलिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही देखते हैं कि ये डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द करंट डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको मैंने पहले ही कहा कि ये एक पॉइंट रिलेटेड टर्म है। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही ये देखते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है, करंट की डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट चूज किया ये, और इस पॉइंट से रिलेटेड, पॉइंट से सराउंडिंग में एक छोटा सा एरिया ले लिया DA, तो उसमें जो करंट फ्लो डेंसिटी होगी, उसमें जो करंट फ्लो होगा वो डेफिनेटली, सिंस एरिया इज वेरी स्मॉल, DA इन्फिनाइटली स्मॉल, तो इसमें करंट जो होगा वो स्मॉल होगा। तो करंट डेंसिटी फॉर दिस इरेगुलर कंडक्टर J इज इक्वल टू DI by DA
स्मॉल करंट थ्रू ए स्मॉल एरिया। एक और चीज यहां पर देख लीजिए, अब पहले यहां पर देखिए यूनिट क्या होगा इस करंट डेंसिटी का, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। सो इसका यूनिट बन जाएगा कूलम्ब, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का एरिया क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो इस करंट डेंसिटी का यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पर देख लीजिए करंट डेंसिटी इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए। तो इसका ये मतलब हुआ डी आई इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू मल्टीप्लाइड बाई डी ए। अब देखिए करंट डेंसिटी जो है ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी फिजिक्स में हम वेक्टर लेते हैं। तो यहां पर जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर वेक्टर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये जो है यहां पर हम क्या लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू जे डॉट ए लिखें या जे क्रॉस ए लिखें, क्या लिखना है हमें? देखिए इसमें हम लिखेंगे इट इज जे डॉट ए। क्यों? हमें पता है जो करंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। अब इन दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट शुड आल्सो बी ए स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां पर जे डॉट ए आएगा। एक और चीज से हम इसको समझाएंगे आपको। ये मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये सीधा नहीं है बिल्कुल। ये मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये देखिए, हाँ इसका एरिया देखिए, इस एरिया इसका ये होगा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका, ये करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, जिस डायरेक्शन में इसका जो डायरेक्शन इस एरिया की है, करंट की भी वही डायरेक्शन है यहां पर इस केस में। लेकिन यहां देखिए अगर हमारा इस कंडक्टर का जो ये एरिया होगा यहां पर, ये सिलांटिंग है, ऐसे ऐसे है ये, अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे नहीं होगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये सीधा इस तरह का नहीं है, ये थोड़ा स्लांटिंग है ऐसा। तो इस पे जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में होगा। परपेंडिकुलर जो इस पे पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ द एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन द एरिया। यहां पर थोड़ा सा बड़ा सा बनाऊंगा। सपोज ये एक सीधा सा कंडक्टर है, इस पे जो हम ये डालेंगे इसका डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर ऑन दिस एरिया, तो ये होगा इसकी डायरेक्शन। लेकिन अगर हमारा ये एरिया जो है ये बिल्कुल ठीक से नहीं है, ये क्लियर नहीं है, ये सीधा नहीं है, बल्कि ये एक थोड़ा सा स्लांटिंग शेप में है। एक मिनट, सॉरी, ये हमारा मान लो ये कंडक्टर है, इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बिल्कुल इसकी तरह सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा स्लांटिंग है। तो इस पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा ऐसे नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में पड़ेगा, ठीक। अब देखिए करंट का यहां पर डायरेक्शन क्या था, ऐसे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या है ये, तो इनका डायरेक्शन सेम है। लेकिन यहां पर क्या है, करंट ऐसे जा रहे हैं। अब अगर हम ये जो इसका डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया है, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, अलोंग दिस डायरेक्शन और अलोंग दिस डायरेक्शन, ये दो कंपोनेंट्स है ऑफ दिस परपेंडिकुलर के। तो हमें वही वाला एरिया लेना है जो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट वाले डायरेक्शन में है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ये इसमें करंट डायरेक्शन में नहीं आता है। तो हमें वही करंट ये
कंपोनेंट लेना है इस एरिया का जो करंट की डायरेक्शन में है। करंट की डायरेक्शन में है खाली ये, इसको हम कहेंगे अगर ये इसका ए है तो ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला एरिया ये होगा ए कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एरिया जो होगा ये होगा ए साइन थीटा। तो हमें कौन सा वाला लेना है? जो करंट की डायरेक्शन में है। तो हमें एरिया कौन सा लेना? ए कॉस थीटा। तो करंट डेंसिटी कैसे बन गई? करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा। तो करंट किसके बराबर हो गई फिर इस पोर्शन, इस हिसाब से करंट इज इक्वल टू जे इंटू ए क्रॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू जे डॉट ए। तो अब ये करंट जो है इस तरह से हमारा बन गया स्केलर प्रोडक्ट। और यहाँ पर एक्चुअली ये करंट डेंसिटी जो है, ये सॉरी करंट जो है, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द करंट डेंसिटी। So in terms of this irregular shaped conductor, हमारे पास करंट किसके बराबर था? करंट इज इक्वल टू डी आई, वो मैंने हम लिखा था डी आई इज इक्वल टू जे डी ए या जे डी ए कॉस थीटा। अब देखिए करंट यहां पर डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा, करंट डेंसिटी डिफरेंट होगा। यहाँ पर करंट वही होगा जितना यहाँ पर करंट होगा, लेकिन डेंसिटी ऑफ करंट यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी। ये बात आप याद रखें। तो स्मॉल करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू स्मॉल एरिया ऑफ एंड कॉस थीटा। तो टोटल करंट कितना होगा थ्रू दिस कंडक्टर? करंट आई इज इक्वल टू, इनको इंटीग्रेट करेंगे, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी इंटीग्रेट अगर हम करेंगे डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए कॉस थीटा, या इसको बन जाएगा पूरा करंट, टोटल करंट थ्रू द कंडक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट ए ही लिखो, जे डी ए कॉस थीटा के बजाय जे डॉट ए। तो ये हमारे पास टोटल करंट होगा। ठीक है, तो ये हो गई करंट डेंसिटी। अब एक और छोटा सा टॉपिक इसी के साथ रिलेट करेंगे हम, दैट इज इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होगा? देखिए यहां पर आपके पास ये एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये दूसरा कंडक्टर है लेकिन ये दूसरे मटेरियल का है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है यहाँ पर, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर है। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने पर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी है मतलब क्या कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनकी मोबिलिटी कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप सपोज आपके पास यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये तो ये मूव होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ज्यादा मूव होगा, ये कम मूव होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो ज्यादा है, इसका मास है कम है, तो ये कम मास वाला ज्यादा मूव होगा, तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, चलने की क्षमता, मूव करने की क्षमता इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दो इक्वल मासेस पे सेम फोर्सेस लगाइए, इस पे भी एफ लगाया, इस पे भी एफ लगाया, ये नहीं चल रहा है अच्छी तरह से, इसमें चलने की जो एबिलिटी है वो कम है एज कंपेयर टू दिस। तो हम ये कहेंगे कि इसकी मोबिलिटी ज्यादा है, इसकी मोबिलिटी कम है। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की जो एबिलिटी है वो कितनी है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो दिस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इट इज इक्वल टू, देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे दीज आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो कितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी मोबिलिटी ज्यादा होगी।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर हम वेलोसिटी नहीं लेंगे बल्कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या, कल मैंने आपको समझा दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। ठीक है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मोबिलिटी कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपने देखिए सेम पोटेंशियल यहाँ ई लगा दिया इस पे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे भी लगा दिया, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। अगर आप सेम इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करोगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो देखेंगे ये कितने मूव हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने मूव होंगे ये इलेक्ट्रॉन, ये होगी उनकी मोबिलिटी। लेकिन अगर आप क्या कर लोगे कि यहां पर सपोज ज्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और यहां पर कंपेरेटिवली बहुत कम, डिफरेंट इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो डिफरेंट है, तो वहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे आप इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अगर आपने यहां पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया दोनों में, तो आप देखोगे इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, जिसकी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई करोगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी कितनी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहेंगे मोबिलिटी। एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर एक कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स में कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, दैट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। अब मोबिलिटी देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम मोबिलिटी कम। अब देखिए कि ये पिछले वीडियो में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था। हमें पता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर था, वी डी, इट वाज इक्वल टू क्यू ई, या हाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस टाइम्स डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। यहां पर ये लगा देंगे वी डी, तो मोबिलिटी बराबर होगी फिर माइनस ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ और डिवाइड बाय ई, ये ई और ई कैंसिल, सो म्यू किसके बराबर हुआ फिर, ड्रिफ्ट मोबिलिटी होगी बराबर माइनस ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। अब देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सबके लिए सब इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज सेम है, सब इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स ले लो, मास सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, लेकिन ये टाउ पे डिपेंड करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इट इज द टाइम गैप बिटवीन टू कोल्यूजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक कोल्यूजन से दूसरे कोल्यूजन तक कितना टाइम, यानी कि वो कितना फ्रीली मूव हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इस एटम से बाहर निकला, फिर इतना वो चला, तो यहां पर दूसरे एटम ने इसके साथ इसको एब्जॉर्ब किया, इसके साथ कोलाइड हुआ। अगर दूसरा यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन, ये इतना ही चला तो यहाँ पर एक कोलाइड हुआ, तो इसका रिलैक्सेशन टाइम कम है, इसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है। जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।